सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं तथा शब्द रचना पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मात्रा क्या होती है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। तो जब हम व्यंजन के साथ स्वरों को चिन्हों के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है? मात्रा। जैसे कि नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए। अभी ये किसका चित्र है? गुलाब। तो ग, अब आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि ग के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ग के नीचे हलंत, ग क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन में जब तक हम स्वर नहीं मिलाते हैं तब तक वो क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से ही व्यंजन पूरे होते हैं। तो ग के नीचे हलंत मतलब आधा ग प्लस उ प्लस आधा ल प्लस आ प्लस आधा ब प्लस अ। तो ग में जब ऊ स्वर मिलता है, ऊ स्वर मिला तो इसने क्या बना दिया? इसे गु। और ल में जब आ स्वर मिला तो उसने क्या बना दिया? ला। तो इसी तरह से ब में जब अ स्वर मिला तो क्या बन गया? ब। तो ये पूरा शब्द क्या बन गया? गुलाब। अर्थात व्यंजनों को पूरा कौन करता है? स्वर। और स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए। किताब, दुकान, खिलौना। तो आप इन सब की जो है इन सब का अभ्यास कीजिए कि किस तरह से व्यंजनों में स्वरों को मिलाकर पूरा किया गया है और स्वर जो है व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं। अब आपको बताया गया है कि स्वरों की मात्राएं। अब स्वर की कौन कौन सी मात्रा होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब जैसे कि व्यंजन के साथ जब हम स्वरों की मात्राओं का मेल करते हैं तो म में जब अ जुड़ रहा है तो म को अ पूरा कर रहा है। अगर हम म में से अ को हटा दें तो म क्या है? व्यंजन है और वो अधूरा है। आप देख रहे हैं ना, म के नीचे हलंत लगा हुआ है तो मतलब आधा म। तो म के बीच में जब अ स्वर मिल गया तो वो पूरा म बन गया। इजिकल टू में पूरा म लिखा हुआ है ना, तो वो किससे बना पूरा म? स्वर की सहायता से, अ की सहायता से। अब आ, तो आ की मात्रा आपको पता ही है कि आ की मात्रा कैसी होती है। अब म में जब हम आ लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? म। इसी तरह से ई, छोटी ई, तो क्या है? म में जब छोटी ई प्लस करेंगे तो मी बन जाएगा वो। बड़ी ई, तो बड़ी ई मी। उ, मु, बड़ा उ, मु। री, मृ। ए, में। ए, मैं। ओ, मो। ओ, मो। इस तरह से सभी मात्राओं को एक वर्ण पर लगाकर दिखाया गया है। आप इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। महल, ठीक है। और माँ से माला, मी से मिठाई, मी से मीना, ठीक है। और मुंह से मुख, मुंह से मूली, मृ से मृग, में से मेला, मैं से मैना। तो बेटा इस तरह से ये आप सभी मात्राओं का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि व्यंजनों में स्वर जब मिल जाते हैं तो वो मात्राओं के रूप में कैसे लगते हैं। इसका आपने अभ्यास करना है। आगे हम जानेंगे कि र में उ और ऊ की मात्रा कैसे लगती है। अब र में जब हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो वो बन जाता है रू। रू से रुपया, रुको। और र में जब हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो वो बन जाता है रू। तो जैसे कि रूठना, रूपा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। साउंड क्या हो जाती है? उसकी ध्वनि क्या हो जाती है? वो लंबी हो जाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जब र में छोटा ऊ जुड़ रहा है तो र के साथ ही ऊ की मात्रा जो है वो सीधी निकल कर आ रही है। रुपया में देखिए, रुको में देखिए। इसी तरह से बड़ा ऊ, जब हम र में बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा गोल होता है। देखिए अब र के साथ जो है ऊ की मात्रा जो है वो थोड़ी गोलाई में लगी हुई है। ये किसकी निशानी है कि ये बड़ा ऊ है। और ऊपर वाला जो है वो कौन सा है? छोटा ऊ है। जब
अंदर से र के अंदर से ऊ की मात्रा सीधी आती है तो वो छोटा ऊ होता है, लेकिन इस तरह से जब नीचे गोलाई में आती है तो इसका मतलब क्या है, इसमें बड़ा ऊ लगा हुआ है। अब हम करेंगे संयुक्त व्यंजन। तो बेटा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि जब दो व्यंजन मिलकर जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और इसके जिसके साथ वह जुड़ता है वह व्यंजन स्वर सहित होता है। मतलब क्या है कि इनमें दो व्यंजन एक साथ आते हैं, अर्थात एक व्यंजन जो पहला व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं लगा होता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाते हैं तब वो व्यंजन को पूरा करते हैं। लेकिन एक तो स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है स्वर से पूरा होता है। कैसे? ऐसे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि उदाहरण में देखिए, क के नीचे हलंत है तो ये आधा क है प्लस क। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आधा क और पूरा क। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया है पक्का, चक्का। तो पक्का में क्या है, पक्का में पहला आधा क आया है, मतलब इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो व्यंजन आधा ही रह गया है। लेकिन जो बाद वाला है उसमें आ स्वर लगा हुआ है, इसलिए वो पूरा क बन गया है। तो क्या है, एक व्यंजन, दो व्यंजन एक जैसे साथ साथ आएंगे, लेकिन क्या है, पहले वाला आधा होगा मतलब हलंत वाला होगा और दूसरा पूरा होगा, जैसे पक्का, चक्का। इसी तरह से आगे आधा च प्लस पूरा च। आपने इसको आधा च बोलना है कि जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है ना वो आधा व्यंजन है, वो पूरा नहीं है। अगर वो पूरा हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा। ये जो च के नीचे रेखा, तिरछी रेखा दिखाई दे रही है, इसे हलंत कहते हैं। तो इसे आप कैसे बोलोगे, आधा च प्लस पूरा च। तो अब क्या हो गया, कच्चा। तो कच्चा में पहले आधा च आया है, ये स्वर के बिना है, तो चा जो है वो स्वर जुड़ गया है तो वो चा बन गया है, तो कच्चा। इस तरह से एक व्यंजन स्वर के बिना और एक व्यंजन स्वर के साथ। इसका भी आप अभ्यास करेंगे। र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग। र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसके पैरों में लगता है। जैसे आधा क प्लस र क्र। तो क्र से हमने क्या बना दिया, क्रम क्रिया। अभी जैसे कैसे कहा गया है कि र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है। अब आधा क है तो आधे क में कोई स्वर नहीं है, वो अकेला व्यंजन ही है, क्योंकि व्यंजन कब पूरा होता है, जब उसमें स्वर मिल जाए। तो आधे क का मतलब क्या है कि इसमें कोई स्वर नहीं है। तो इसके बाद र आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसके पैरों में लगता है। अब ग के बाद ग भी व्यंजन है, र उसके बाद आ रहा है तो ग में र भी पैर में लग रहा है। ट क्या है, व्यंजन है, और कौन सा व्यंजन है, बिना स्वर का, क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ट भी बिना व्यंजन का हो गया, और इसमें जब र जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्र। इसी तरह से ड में र जुड़ रहा है, ड्र। प जो है वो भी बिना स्वर का है, आधा प है, लेकिन इसके बाद र आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्र। तो इसी तरह से द भी बिना स्वर का है, आधा द है, हलंत लगा हुआ है, तो द में जब हम र बाद में आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, द्र। तो इस तरह से र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब भी आता है तो वो उसके पैर में लगता है। किसके, उसी व्यंजन के पैर में लगता है। आगे है, र किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसके सिर पर चढ़ जाता है। इसका अपोजिट हो गया, अब उल्टा हो गया। कैसे कि जैसे कि हमने पहले क्या किया था कि र जब किसी व्यंजन के बाद में आता है तो पैर में लग जाता है, लेकिन अब र पहले आ रहा है, व्यंजन बाद में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, र ऊपर लग जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, पिछली बार जो पीछे अभी हमने किया था उसके साथ मेल करके देखिए, आपस में दोनों की तुलना करके देखिए, कंपैरिजन करके देखिए। इसमें र पहले आ रहा है, आधा र प्लस क, तो क्या बन गया, क के ऊपर र चला गया। आपने ऊपर दिख रहा है ना र, तो ये ऊपर चला गया। इस तरह से क्या होता है कि र अगर व्यंजन से पहले आ जाए तो र व्यंजन के सिर पर चढ़ जाता है, सिर पर लगता है, और अगर व्यंजन के बाद र आता है तो र व्यंजन के पैर में लगता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही आपको ये आएगा अच्छी तरह। आगे है शब्द। तो वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। अब बेटा, जब हम शब्द की परिभाषा करें
तो हम कह देते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, मतलब वर्णों का जो समूह है वो शब्द बनता है। लेकिन क्या ये परिभाषा सही है? तो आइए जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं, इन चित्रों को देख रहे हैं, तो इसमें किसका चित्र है? धनुष। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नूधश, नूधश। अब आगे क्या है? पाठशाला, स्कूल का चित्र है, पाठशाला का चित्र है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ठपालाशा। अगला किसका चित्र है? भवन का चित्र है। लेकिन इसको शब्दों को, वर्णों को हेर फेर करके लिखा हुआ है व भ न वभन। भवन कुछ होता ही नहीं है। अर्थात हमारी परिभाषा में कुछ कमी है। क्या कमी है? कि जैसा कि हमने ऊपर कहा कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। अगर केवल वर्णों का समूह ही शब्द कहलाए तो ये सभी जो है वो शब्द में गिनती होनी चाहिए, ये शब्द मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, चाहे वो नुधश है, चाहे वो ठपालाशा है, चाहे वो भवन है। तो अब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे वर्णों का समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात जो अर्थ के साथ होता है, तो सार्थक वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? जो अर्थ दे रहा है उसके समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। केवल वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता है, लेकिन जब हम सार्थक वर्णों का समूह लेते हैं उससे बना शब्द जो है वो शब्द कहलाता है। क्योंकि अगर हम इसे धनुष, पाठशाला, भवन कहेंगे तभी ये सार्थक कहलाएंगे, तभी ये सही कहलाएंगे। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। तो सार्थक जो शब्द एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक। सा मतलब के साथ अर्थ, ठीक है, सा प्लस अर्थ, अर्थ के साथ। तो जैसे कि खरगोश, पतंग, कमल, बंदर, ये सभी क्या है? सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरअर्थ मतलब बिना किसी अर्थ के, जैसे वाए, वाना, टर टर, थप थप, तो ये ऐसे कोई शब्द नहीं होते हैं। तो ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से आशा है कि आपको ये सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द समझ आ गया होगा। तो बेटा इस पाठ का अभ्यास करें, क्योंकि आप अभ्यास के माध्यम से और अच्छी तरह इसे जानेंगे। तो इस पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।